गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग चला रहे थे अपना कौन सा टॉपिक चला रहे थे? वेरियस पॉलिसीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने कौन कौन सी पॉलिसी चलाई बोलो? आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी चला दी। तो हमने आपके सामने जो पॉलिसी चलाई थी, सबसे पहले हमने जो पॉलिसी चलाई थी वो कौन सी पॉलिसी चलाई थी? मॉनेटरी पॉलिसी चलाई थी। मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है बोलो? आपको आंसर देना है। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? राइट, किसके लिए बनाई जाती है? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम, और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। और मनी सप्लाई मार्केट में अगर कम हो गया तो डिफ्लेशन लेके आएगा। यस, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करना है। वो कैसे काम करता है वो पूरा समझा दिया था। उसके बाद हमने जो सेकंड पॉलिसी आपको समझाया था, सेकंड पॉलिसी वो क्या था? अपना फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बोला था वो एक मोस्ट टाइम की पॉलिसी है, बहुत बार उसको पूछा भी गया है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोविंग। वो तीन चीज जो है जो गवर्नमेंट करती है वो फिस्कल पॉलिसी की मदद से करती है। कौन सी तीन चीज? एक तो टैक्सेस लगाना, टैक्सेस कलेक्ट करना, कितना टैक्स लगाया जाएगा, कौन सा नया टैक्स आएगा, कौन सा टैक्स हटा दिया जाएगा, टैक्स का रेट बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, सब कुछ डिसाइड कहाँ पे होता है? फिस्कल पॉलिसी में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं? एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोसाइटी के लिए, पानी के लिए, रोड्स के लिए, यानी कि अलग अलग जगह पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा वो सब आता है उसका कहाँ पे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। तो वो भी डिसाइड होता है फिस्कल पॉलिसी से। और तीसरा मैंने क्या समझाया था? पब्लिक बोरोविंग। पब्लिक बोरोविंग का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो पब्लिक के पास से क्या बोरो करेगा, उसके अलग अलग तरीके मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, और दो तरीके से बोरोइंग होता है, ये भी मैंने आपको बोला था, एमसीक्यू में आता है। एक इंटरनल तरीके से, दूसरा होता है एक्सटर्नल तरीके से। इंटरनल तरीका किसको बोला जाएगा? कि अगर हमारे गवर्नमेंट हमारे कंट्री के अंदर से, यानी कि हमारे बैंक के पास से या लोगों के पास से अगर पैसा कलेक्ट करती है तो क्या बोला जाएगा? इंटरनल। और अगर मान लीजिए फॉरेन की गवर्नमेंट के पास, फॉरेन की कोई बैंक के पास या आईएमएफ के पास से पैसा लेती है तो क्या बोला इसको? एक्सटर्नल। तो ये सब मैंने समझाया था, फिस्कल पॉलिसी भी हो गया था। तीसरा भी पॉलिसी मैंने आपको समझाया था और वो था इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पॉलिसी समझाया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, इसको एक्जिम पॉलिसी बोलते हैं। तो भी मैंने आपको पूरा समझाया था कि किस तरीके से एक्जिम पॉलिसी काम करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसकी जो फोर्थ नंबर की पॉलिसी है। तो आपके सामने अब देखने जो आपको फोर्थ नंबर की पॉलिसी नजर आएगी, दैट इज एक्सचेंज रेट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो पहले मुझे समझाओ कि एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट क्या होता है बताओ? देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्सचेंज रेट में? फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिखा है यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पहले पढ़ते हैं। इट मीन्स फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसी। यानी कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है? फॉरेन करेंसी में होता है। ये पूरे इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, बराबर। सो वी हैव टू एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। हमें हमारी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। होता है ना ऐसा? भाई આપણે રૂપિયાને ડોલરમાં કન્વર્ટ કરવા પડે, એના પછી આપણે શું કરી શકીએ? ટ્રેડ કરી શકીએ, એના વગર ટ્રેડ થાય જ નહીં। बट टू कन्वर्ट इट वी नीड अ पर्टिकुलर रेट। लेकिन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रेट तो होना चाहिए। आप कौन सी रेट से कन्वर्ट करोगे? ठीक है, विच इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने ऑनलाइन एक वॉच देखी, ठीक है। अब ये वॉच जो है आपने देखा कि भाई ये यूएसए की कोई कंपनी बना रही है, ठीक है। अब ये वॉच जो है, ठीक है, मान लो इसकी प्राइस है $1000। कितनी प्राइस है इसकी? $1000। और आपको ये चाहिए, तो ये वॉच लेने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में? बोलो, इंडियन रुपीज में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? $1000 इसकी प्राइस है, तो आप क्या करोगे? $1000 पे करोगे? नहीं, तो आप पहले क्या करोगे कि आपके पास जो रुपीस इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको आपके रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? $1 के हिसाब से आप कितना पैसा पे करोगे बताओ? तो इसके लिए आपके पास एक रेट होना चाहिए, बराबर, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले तो आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछेंगे, सर हम इसको पढ़ के क्या करेंगे? भाई इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे।
इन फ्यूचर अगर आप इसके ए फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में चले गए तो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर तो मल्टीनेशनल कंपनी सब कुछ फॉरेन में अंदर ट्रांजेक्शन करती है, तो सब कुछ डॉलर में ट्रांजेक्शन होता है। तो आपके पास ये नॉलेज होना ही चाहिए ना कि रुपीस को डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझो कि $1 की कितनी प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल $1 की प्राइस 70 रुपीज है, मैं आपको समझाता हूँ। $1 की प्राइस 70 रुपीज है, अरे $1000 की एक वॉच है तो आपको कितने देने पड़ेंगे, अब बताओ। ये $1000 की वॉच है तो अब आपको कितने देने हैं, $1 के 70 रुपीज देने हैं, तो $1000 यानी कितना आएगा 70,000। यस, तो आपको 70,000 पे करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। 70,000 आपको पे करना पड़ेगा, आपको ये वॉच मिलेगी। तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि किस तरीके से हम रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसके लिए क्या समझना पड़ता है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अब आप ये समझो कि हमें ये सिर्फ इसका मीनिंग नहीं समझना है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को समझना है। कोई भी कंट्री को अपना डेवलपमेंट करने के लिए एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट स्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बरा अभी आप देखने इंडिया की हालत बहुत खराब है, क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर महंगा होता जा रहा है, बरा $70 $75 समझ में आ रहा है। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो रही है। एक जमाना ऐसा था जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब $1 = 1 रुपीज़ था। $1 = कितना था, 1 रुपीज़। लेकिन धीरे धीरे आप देखते जाओ कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई और इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती गई। उसके बहुत सारे रीज़न है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हम लोग बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, हम जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे फॉरेन की गुड्स की, उतना ज़्यादा डॉलर महंगा होता जाएगा। इतना सिंपल समझ लो। हम लोग जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे, जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा महंगा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये क्या समझना है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एक्सचेंज रेट समझ में आया सबको? क्लियर? देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। Thus, foreign exchange rate is the rate at which domestic currency is exchanged with foreign currency। यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है यानी कि इंडियन रुपीस, उसको हम फॉरेन करेंसी के साथ यानी कि डॉलर के साथ जब एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो याद रहेगा सबको, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विथ फॉरेन करेंसी। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल $1 = 68 रुपीज। $1 = 68 रुपीज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि $1 लेने के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे, 68 रुपीज देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे किसका वैल्यू ज़्यादा है, रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा नहीं, 68 रुपीज़ है। भाई हमारा वैल्यू नहीं ज़्यादा है, डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि $1 लेने के लिए $1 लेने के लिए हमें 68 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो वहाँ से तो $1 ही आएगा और हमारे 68 रुपीज़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर का वैल्यू ज़्यादा बोला जाएगा। देखो आगे क्या लिखा है। सो इट इज़ द रेट बिटवीन इंडियन रुपी एंड अमेरिकन डॉलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट है, इट इज द रेट बिटवीन इंडियन रुपीज एंड अमेरिकन डॉलर। आगे लिखा है वी शुड हैव नॉलेज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करने के लिए हमारे पास से नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे ना। क्लियर? तो ये कौन सा पॉलिसी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एक्सचेंज रेट का पॉलिसी समझाया। अब एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला आपको कि स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो हम लोग अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमारा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। देखो आगे क्या लिखा है। फॉर एक्सचेंज रेट, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, बराबर पहले इसको बाद में रखता हूँ, पहले आपको पूछता हूँ चलो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। $1 = 70 रुपीज या 75 रुपीज या 80 रुपीज, कौन डिसाइड करता है बताओ? ये डिसाइड कौन करता है, कैसे डिसाइड होता है? सोचो। आरबीआई डिसाइड करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती होगी, अमेरिका डिसाइड करता होगा, वर्ल्ड बैंक, कौन डिसाइड करता है बोलो? तो कोई बोलेगा सर आरबीआई डिसाइड करती है, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर ये तो ट्रम्प डिसाइड करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, या कोई बोलेगा नहीं नहीं तो वर्ल्ड बैंक ही डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे वर्ल्ड बैंक। देखो
बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन ऐसा नहीं है। समझो एमसीक्यू पूछा जाएगा कि वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, एक्सचेंज रेट कैसे सेट होता है। देखो क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हम कितना डिमांड करते हैं, हम कितना इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम कितना यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। देखो हम इंपोर्ट करेंगे यानी कि हम डॉलर की डिमांड करेंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि डॉलर का सप्लाई आएगा। समझ में आ रहा है? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमें बाहर से परचेस करना है, तो बाहर से परचेस करने के लिए हम डॉलर की डिमांड करेंगे तभी तो परचेस कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से कुछ बेचेंगे तो डॉलर आएगा। तो हम कितनी डिमांड करते हैं और सामने से सप्लाई कितना मिलता है, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। ना तो वर्ल्ड बैंक, ना तो आरबीआई, ना तो कोई गवर्नमेंट इसको सेट करती है। तो कौन सेट करता है इसको? डिमांड एंड सप्लाई। याद रखना, लेवल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इसको सेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सचेंज रेट का पॉलिसी है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। यहाँ पे ओएक्स एक्सिस पे देखने जाओ, नीचे वाले ओएक्स एक्सिस पे क्या बताया मैंने? क्वांटिटी बताया है। ठीक है, और ओवाई एक्सिस पे आप देखने जाओ मैंने रेट बताया है। यानी कि यहाँ पे ओएक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड और सप्लाई दोनों बताया है। ये ब्लू लाइन सप्लाई की लाइन है और ये रेड लाइन क्या दिखाएगी आपको? डिमांड। दोनों यहाँ पे मिल गए, पॉइंट के ऊपर मिल गए। उसके एग्जैक्ट सामने आप देखने जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1 पाउंड इक्वल टू $1.50। ये रेट मिल गया। ये डॉलर और पाउंड की बात कर रहे हैं, रुपीज़ वाली बात नहीं बताई है। या तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिलते हैं उसके एग्जैक्ट सामने रेट डिसाइड हो जाता है, जो मैंने आपको समझाया। तो रेट कौन डिसाइड करता है? वापिस से बताओ कौन डिसाइड करता है? लेवल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। की डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से रेट सेट होता है। इतना समझ में आया? इजी है, एमसीक्यू में आता है ये पॉइंट। या आगे देखते हैं, आपको क्या बताया? देखो फॉरेन एक्सचेंज शुड बी स्टेबल फॉर स्मूथ, यहाँ पे ट्राइज नहीं आएगा, राइज आएगा। फॉर द स्मूथ राइज टू मेक इट स्टेबल। देखो बहुत जरूरी है स्टेबल रेट होना। रेट अगर स्टेबल नहीं है तो हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार रेट बढ़ता जाएगा तो हमें बार बार ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन सामने गुड्स कम मिलेंगे क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो जो चीज़ पहले $100 की मिलती थी फिर 150 हो जाएगी, फिर 300 हो जाएगी, फिर 500 हो जाएगी, तो हमें तो लॉस ही होगा ना। समझ में आ रहा है? हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और प्रोडक्ट कम मिलती जाएगी, तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कोई भी कंट्री को अगर ग्रोथ करना है तो उसको एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट जो है उसको स्टेबल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स वेरियस प्रॉब्लम्स। जितनी बार अगर फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार अप्स एंड डाउन होता रहता है, एक्सचेंज रेट बदलता रहता है बार बार, तो लॉस होगा। हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे? डॉलर की वैल्यू समझ नहीं पाएंगे। तो बार बार रेट चेंज नहीं होना चाहिए। कभी 70 हो जाए, कभी 75 हो जाए, कभी 80 हो जाए, फिर वापस 60 हो जाए, तो इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अगर डॉलर का रेट स्टेबल रहेगा तो हम लोग अच्छी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये समझो, फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स वेरियस प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उससे। या तो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या बताया गया आपको। देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स बताई गई है एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने की। देखो पहला फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट की मेथड क्या होती थी? इसमें एक्सचेंज रेट को सेट कर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू 70 रुपीज, एक रेट सेट कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले गवर्नमेंट सेट करती थी इसको, फिर वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक वही रेट रहता था, फिक्स रहता था। उसके बाद उसको चेंज किया जाता था, उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन ये सिस्टम 1991 के बाद बंद हो गया। इसके बाद 1991 के बाद इसको बंद कर दिया गया, ये सिस्टम नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी कौन सा सिस्टम चलता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होना। फ्लोटिंग का मतलब होता है चेंज। तो अब जो सिस्टम चलता है वो क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे डिमांड, जैसा सप्लाई वैसा रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अभी ये सिस्टम चल रही है। या तो एक सिस्टम क्या होती है? फिक्स एक्सचेंज जो बंद हो गई, और दूसरा क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। या आगे देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट अफेक्ट अवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंपैक्ट करता है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा तो, अगर बहुत ज़्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि महंगा पड़ेगा ना।
समझ में आ रहा है? यानी कि एक्सचेंज रेट का वैल्यू जो है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। बहुत कम डाउन, मान लीजिए रेट बहुत ही कम हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमें कमाने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, तो इसको स्टेबल रखना पड़ता है। क्लियर? तो ये पॉलिसी सबको समझ में आया? इजी है। तो ये आपका कौन सा पॉलिसी हो गया भाई? फॉरेन एक्सचेंज रेट का पॉलिसी। तो पहले मीनिंग समझने का और उसके बाद इसका कैसे डिसाइड होता है वो समझने का और उसको कैसे कंट्रोल करना है वो देखने का है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो इसके बाद आपको जो पॉइंट दिया गया है प्राइस वाला हम चलाएंगे कल। ठीक है?